नमस्कार बच्चों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आप जानते हैं कि अधिनियम से संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं महिला पर्यवेक्षक में आते हैं और अधिनियम का 10 अंकों का वेटेज इस परीक्षा में रखा गया है। आज से हम आपको अधिनियम से संबंधित ये क्लास दे रहे हैं। इसमें घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित वे सभी संभावित प्रश्न हैं कि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको आएगा तो परीक्षा में बिल्कुल आपसे निश्चित तौर पे बनेगा। तो इस क्लास को आप पूरा देखें। हमने वे सारे प्रश्न इसमें लाने का प्रयास किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। हम आज घरेलू हिंसा अधिनियम से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के विषय में आज का हमारा पहला प्रश्न हमने इससे लिया है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? आपको ऑप्शन दिया है। ए 26 अक्टूबर 2006, बी 26 अक्टूबर 2005, सी 1 जनवरी 2006 और डी 10 अगस्त 2005। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006 से घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार में कौन सा नहीं आता? आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं। ए महिला को गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार करना, बी पड़ोसी से दुर्व्यवहार करना, सी महिला की गरिमा का उल्लंघन करना और डी महिला से मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पड़ोसी से दुर्व्यवहार करना घरेलू हिंसा के दायरे में नहीं आएगा। अगर घर की किसी महिला के साथ में गाली दे रहे हैं, उनके साथ आर्थिक दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनकी गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें मौखिक और भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होता है घरेलू हिंसा में आएगी। अगला प्रश्न है, पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है। तो आपको बताना है किस चीज़ की राहत के लिए पीड़ित इस कानून के तहत आवेदन दे सकती है। आपको ऑप्शन दिया है। ए संरक्षण आदेश, बी आर्थिक राहत, सी बच्चों के अस्थायी संरक्षण यानी कस्टडी का आदेश और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला होगी वो संरक्षण का आदेश, आर्थिक राहत और बच्चों के अस्थायी संरक्षण कस्टडी का आदेश के लिए आवेदन कर सकती है। इसमें निवास करने का आदेश या फिर मुआवजे का आदेश भी शामिल है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित के लिए संपर्क का पहला बिंदु है, यानी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला सबसे पहले किससे संपर्क कर सकती है? ए विधायक से, बी संरक्षण अधिकारी से, सी कलेक्टर से और डी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संरक्षण अधिकारी से। घरेलू हिंसा से पीड़ित के लिए सबसे पहला संपर्क बिंदु संरक्षण अधिकारी होता है। इसके अलावा अगर किसी अन्य से संपर्क करना है तो प्रथम चरण में वो सेवा प्रदाता इनसे भी संपर्क कर सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, सेवा प्रदाता और संरक्षण अधिकारी, ये महिला के लिए पहला संपर्क बिंदु होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ए मजिस्ट्रेट के द्वारा, बी महिला आयोग के द्वारा, सी राज्य सरकार के द्वारा, डी केंद्र सरकार के द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम प्रावधान करता है कि एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त होगा और वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से पीड़ित के रूप में महिला इस कानून के तहत संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकती है। सेवा प्रदाता कौन है? हमने कुछ देर पहले ही देखा है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित रूप से महिला इस कानून के तहत या तो संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकती है। अब ये सेवा प्रदाता क्या होता है ये आपको बताना है। ए एक महिला आयोग द्वारा नियुक्त समूह, बी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दल, सी एक ऐसा संगठन जो महिलाओं की सहायता करने के लिए काम करता है और इस कानून के तहत पंजीकृत है, और डी वार्ड सदस्यों का समूह। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी में है एक सेवा प्रदाता एक ऐसा संगठन होता है जो महिलाओं की सहायता करने के लिए काम करता है और इस कानून के तहत पंजीकृत होता है। अगला प्रश्न है, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में किस प्रकार के मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है? ए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, बी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट,
सी जिला मजिस्ट्रेट और डी विशेष मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला पूछा है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पीड़ित किससे संपर्क करके चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकती है? ऑप्शन है ए केवल स्थानीय पुलिस से, बी केवल मजिस्ट्रेट से, सी सेवा प्रदाता से और डी सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा प्रदाता से। पीड़ित को चिकित्सा जो सहायता होती है वो सेवा प्रदाता के द्वारा प्रदान की जाती है, इसलिए सेवा प्रदाता से पीड़ित चिकित्सीय सहायता ले सकती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संरक्षण अधिकारी का कार्य क्या है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए शिक्षा प्रदान करना, बी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना, सी पीड़ितों के लिए कानूनी जानकारी देना और डी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई शुरू करने में मदद करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई शुरू करने में मदद करना। तो एक संरक्षण अधिकारी का कार्य होता है कि जो पीड़िता होगी उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई शुरू करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? ए केवल पीड़ित, बी सुरक्षा अधिकारी, सी कोई भी व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा का संदेह हो और डी केवल सेवा प्रदाता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है कोई भी व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा का संदेह है, अड़ोस पड़ोस का भी हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है। अगर उन्हें फील हो रहा है कि उस घर में घरेलू हिंसा चल रही है तो ऐसे मामले में ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, घरेलू हिंसा की शिकायत करने के लिए पीड़ित को क्या करना चाहिए? ए स्वयं शिकायत दर्ज करना, बी केवल सेवा प्रदाता से संपर्क करना, सी सिर्फ सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करना, डी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के माध्यम से शिकायत करना। अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो शिकायत करने के लिए उसे क्या करना होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के माध्यम से शिकायत कर सकती है। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट को केस पर कार्रवाई शुरू करने का उत्तरदायित्व कब तक होता है? ए 1 दिन के भीतर, बी 3 दिन के भीतर, सी 5 दिन के भीतर और डी 7 दिन के भीतर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 दिन के भीतर मजिस्ट्रेट को केस पर कार्रवाई शुरू करने का उत्तरदायित्व होता है, यानी 3 दिनों के भीतर जब भी शिकायत की जाती है कार्रवाई आरंभ हो जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यदि पीड़ित ने सिविल केस भी दाखिल किया है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ए सिविल केस का पूरा पेमेंट वापस करेगा, बी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत दी गई राशि को सिविल केस की राशि से घटा देगा, सी सिविल केस को खारिज कर देगा और डी घरेलू हिंसा का केस सिविल केस से अलग रखेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि पीड़ित ने सिविल केस अलग से दायर कर रखा है तो मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत दी गई राशि को सिविल केस की राशि से घटा देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू हिंसा के मामले में मजिस्ट्रेट को कितने दिन के भीतर केस का निवारण करने की कोशिश करना चाहिए? ऑप्शन ए है 30 दिन, बी 45 दिन, सी 60 दिन और डी 90 दिन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 दिन, यानी लगभग 2 माह के भीतर घरेलू हिंसा के मामले में मजिस्ट्रेट को केस के निवारण करने की कोशिश करना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधीशों को क्या कहा जाता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए उच्च न्यायालय, बी सिविल न्यायालय, बी सिविल न्यायालय, सी मजिस्ट्रेट और डी विशेष न्यायालय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मजिस्ट्रेट। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधीशों को मजिस्ट्रेट नाम से बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति सिर्फ संदर्भ बताने आया है तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? ए कार्रवाई शुरू की जाएगी, बी कार्रवाई नहीं की जाएगी, सी उसे जेल भेजा जाएगा और डी उसे शिकायत करने से रोका जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस संदर्भ में यानी घरेलू हिंसा के संदर्भ में ही बताने आया है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा के मामले में प्रायः न्यायपालिका का क्या रुख है जो इस कानून को नकारात्मक पक्ष कहा जा सकता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए सभी पक्षों का ध्यान रखता है, बी पुरुष को ही अपराधी ठहराया जाता है, सी
कानून दोनों के पक्ष में है, और डी, किसी को भी अपराधी नहीं ठहराया जाता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें नकारात्मक पक्ष के रूप में देखा जाता है, पुरुष को ही इसमें अपराधी प्रायः ठहरा दिया जाता है। और कभी 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 इसका गलत फ़ायदा उठाकर महिला घरेलू हिंसा के गलत केस दायर कर देती हैं, और अलग अलग तरह के चीज़ें जैसे कंपनसेशन लेना या मानसिक रूप से परेशान करना, ये महिला के द्वारा भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे प्राय न्यायपालिका के रूप को अगर हम देखें तो पुरुष को ही अपराधी मानते हुए केस को आगे बढ़ाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पीड़िता को किससे संपर्क करके सुरक्षित आश्रय प्राप्त करने की सहायता मिल सकती है? ए, केवल पुलिस, बी, मजिस्ट्रेट या सेवा प्रदाता, सी, परिवार के सदस्य, और डी, मित्रों और पड़ोसियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजिस्ट्रेट या सेवा प्रदाता के द्वारा इनसे संपर्क करके पीड़िता जो होती है सुरक्षित आश्रय प्राप्त करने में इनकी सहायता ले सकती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या सेवा प्रदाता एक पंजीकृत संगठन है? ए, हाँ ऐसा ही है। बी, नहीं यह सिर्फ अनौपचारिक समूह है। सी, यह केवल सरकारी संगठन होता है। डी, यह किसी भी प्रकार का संगठन हो सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाँ ऐसा ही है। सेवा प्रदाता एक पंजीकृत संगठन के रूप में कार्य करता है, और जो इसी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं, यानी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत जो भी सेवा प्रदाता होगा वो पंजीकृत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धारा 5 के अनुसार यदि घरेलू हिंसा की सूचना दी जाती है तो पीड़ित को किसके बारे में जानकारी दी जाएगी? ए, संरक्षण अधिकारी की शिक्षा, बी, मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, सी, केवल पुलिस की कार्रवाई, और डी, मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार उसे होगा। और इसकी जानकारी उसको दी जाएगी, महिला को दी जाएगी। अगला प्रश्न है, धारा 12 के अनुसार पीड़िता कब मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकती है? ऑप्शन ए, जब उसकी स्थिति खराब हो, बी, जब घरेलू हिंसा का मामला हो, सी, जब उसे मुआवजा प्राप्त करना हो, और डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों धारा 12 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। धारा 12 के अनुसार जब पीड़िता की स्थिति खराब होती है, यानी आर्थिक रूप से इसकी स्थिति खराब है, और यह जो मामला है ये घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ है, और उसे इसके लिए मतलब अपने जीवन यापन के लिए मुआवजा की आवश्यकता होती है, तो इन सभी के लिए वो आवेदन कर सकती है। अगला प्रश्न है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किससे संपर्क करना उचित है? ए, संरक्षण अधिकारी, बी, स्थानीय पुलिस, सी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और डी, किसी अन्य सरकारी अधिकारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। 10 लाख से अधिक आबादी वाला जो शहर होता है वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से पीड़िता को संपर्क करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धारा 17 और 18 के अनुसार पीड़िता को क्या अधिकार प्राप्त होता है? ए, पुलिस से संपर्क करने का अधिकार, बी, साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार, सी, केवल आर्थिक मदद प्राप्त करने का अधिकार, और डी, सभी प्रकार के संपर्क करने का अधिकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धारा 17 और 18 के अनुसार पीड़िता को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू हिंसा के बाद पीड़िता को वित्तीय अनुतोष का आदेश कौन दे सकता है? ए, केवल घर का मुखिया, बी, मजिस्ट्रेट, सी, पुलिस, और डी, समुदाय के सदस्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मजिस्ट्रेट ही घरेलू हिंसा के बाद पीड़िता को वित्तीय अनुतोष का आदेश दे सकेगा। अगला प्रश्न है, अनुचित व्यवहार पर कार्रवाई बंद कमरे में हो सकती है। इसका प्रावधान किस धारा में है? ए, धारा 14, बी, धारा 16, सी, धारा 19, डी, धारा 21। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 16। धारा 16 में प्रावधान किया गया है, अगर किसी महिला के साथ में अनुचित व्यवहार हुआ है तो कार्रवाई बंद कमरे में होगी। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में पक्षकारों को आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाएगी? ए, जब मामला घातक हो, बी, जब मामला बंद कमरे में हो, सी, धारा 24 के तहत, और डी, केवल सेवा प्रदाता द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 24 के तहत पक्षकार को आदेश की प्रति जो है वो निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, धारा 19 के अनुसार स्थानीय थाना को किन निर्देशों के साथ आदेश पारित किया जा सकता है?
ए पीड़िता का निष्कासन, बी निवास आदेश एवं भुगतान के संबंध में, सी केवल घातक स्थिति में और डी जमानत के आदेश देने के लिए। तो धारा 19 के अनुसार स्थानीय थाना को निवास के आदेश एवं भुगतान के संबंध में आदेश पारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रावधान वित्तीय अनुतोष से के संबंध में है। अब प्रावधान दिए हैं, धारा 10, ऑप्शन बी में है धारा 20, ऑप्शन सी है धारा 19 और ऑप्शन डी है धारा 5। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 20। धारा 20 प्रावधान करता है वित्तीय अनुतोष के संबंध में। अगला प्रश्न है, कोई भी पीड़ित यदि घरेलू हिंसा की शिकायत करती है तो उसे किसके द्वारा जानकारी दी जाएगी। आपको ऑप्शन दिया है, ए पुलिस अधिकारी, बी संरक्षण अधिकारी, सी दोनों ए और बी और डी केवल सेवा प्रदाता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ए और बी। कोई भी पीड़ित यदि घरेलू हिंसा की शिकायत करती है तो उसे पुलिस अधिकारी और संरक्षण अधिकारी दोनों के द्वारा ही जानकारी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, क्या किसी व्यक्ति को घरेलू हिंसा की सूचना देते समय उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी केवल कुछ मामलों में और डी केवल न्यायालय में आवेदन करने पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं। यानी किसी भी व्यक्ति को घरेलू हिंसा की सूचना देते समय उसकी जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवर्तन या नौकरियों के से संबंधित दबाव कौन सी हिंसा की श्रेणी में आता है। आपको ऑप्शन दिया है, ए भावनात्मक हिंसा, बी आर्थिक हिंसा, सी शारीरिक हिंसा और डी लैंगिक दुर्व्यवहार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी प्रकार का परिवर्तन या नौकरियों के संबंध में दबाव जो होता है वो आर्थिक हिंसा की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा के मामले में क्या सिद्ध करना आवश्यक है। आपको ऑप्शन दिया है, ए पीड़ित की उम्र, बी गंभीर शोषण सिद्ध करना, सी घरेलू सदस्यों की संख्या और डी किसी विशेषज्ञ की गवाही। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घरेलू हिंसा के मामले में गंभीर शोषण सिद्ध करना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम जो था, जिसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के नाम से आप जानते हैं, के संबंध में प्रश्नोत्तर थे। और निश्चित तौर पर हमने लगभग सभी दृष्टिकोण से इन प्रश्नों का निर्माण किया है और आपके लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद होंगे। अगले अधिनियम के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।